हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल में संसाधन एवं विकास पुस्तक का पहला पाठ संसाधन पढ़ेंगे। तो संसाधन देखिए, इसके अनुसार मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें सब उपयोगी हैं, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी कि जो भी वस्तु हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं वह संसाधन है। तो अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, घर में जिस बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर जाने के लिए, कहीं जाने के लिए बस, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग पढ़ने के लिए करते हैं, ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। आपके पिता या आपकी माता ने आपके लिए जो नाश्ता तैयार किया है, जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे भी एक संसाधन है। तो इसलिए सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे क्या हैं? उपयोगी हैं। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, वो उसे एक संसाधन बनाता है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। तो इसका प्रयोग अपने अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो जितना हम उसको प्रयोग करते हैं, उसकी उपयोगिता हमारे लिए जितना होती है, तो वो भी उसका मूल्य, एक मूल्य दाम होता है, एक मूल्य उसका महत्व होता है। तो मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य यानी कि उससे किसी को धन की प्राप्ति होती है। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं। लेकिन मनोरम भूदृश्य का भी आर्थिक मूल्य होता है। कई बार लोग ऐसे प्लॉट लेते हैं, ऐसी ज़मीन लेते हैं जहाँ से पूरा प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो पेटेंट क्या होता है? देखिए, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो जैसे हल्दी का उपयोग है, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था में जहाँ पेटेंट कराया जाता है, वहाँ पर अपने हल्दी के आविष्कारों का पेटेंट कराया है। और कई सारी चीज़ें हैं जिनको एक अधिकार होता है, उसका उपयोग कोई और नहीं कर सकता है। तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो जैसे आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो प्रौद्योगिकी देखिए, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी इसको प्रयोग करना मतलब। अब है संसाधनों के प्रकार। तो सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ये कक्षा 7 में भी आपने पढ़े हैं। तो प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, जैसे बहुत ज़्यादा सुधार नहीं करते हैं, हम उसको प्रयोग करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु,
हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, मिट्टी और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में इनको अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम जहाँ से मिल रहे हैं, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक संसाधन वो होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी से भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है, इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा और उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जो संभावित हैं, इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रवेश करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यूरेनियम के द्वारा बिजली भी बनाई जा सकती है और हथियारों में प्रयोग किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवन एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। तो पवन चक्कियाँ जो कि पवन के वेग से चलती हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनमें प्राण नहीं होते हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव हैं। पौधे और जीव जंतु जैव हैं, जैव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय वे संसाधन जो शीघ्रता से नए अथवा पुनः पूरित फिर से उनकी पूर्ति हो सकती है। इनमें से कुछ असीमित हैं और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा फिर से पूर्ति होने में हज़ारों वर्ष लग सकते हैं और ये अवधि जो है मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिनमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। लेकिन कुछ संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक है, किसी स्थान विशेष पे मिलने वाले, जैसे तांबा और लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क यानी कि कच्चा लोहा जो खानों में मिलता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। जितने भी लोग हम लोग हैं सब मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यदि किसी में कोई गुण है, कोई ऐसी सामर्थ्य है, तो उसके कौशल को और सुधारा जाता है तकनीकों के द्वारा।
देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मूलतः मनुष्य की जो कुशलताएं हैं, जो उसके अंदर कुशलता होती कुछ करने की, ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो ऐसे मानव संसाधन देखिए, ये क्या है, ये वैज्ञानिक हैं और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी किसान उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी उत्पादन समस्याओं को, उत्पादन बढ़ाने की जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करते हैं और उपाय खोजते हैं। अब इतने संसाधनों के बारे में आपने पढ़ा, तो उन संसाधनों का संरक्षण भी करना है। तो ये स्वप्न देखा है मोना ने इस तरह से कि सब लोग न छाया है, लोग परेशान हैं। तो उसने पूछा कि क्या ये सच हो सकता है, तो उसकी माँ ने कहा, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। जो हम बहुत ही बेतहाशा उनका प्रयोग करते हैं, उनका दोहन करते हैं और अनुचित उनका उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो हमें इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि वो हम भी प्रयोग कर सकें और भविष्य में भी लोग उनके प्रयोग कर सकें। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करे, बहुत ही कम, मतलब अति न करे, कम से कम करे। वस्तुओं के पुनः चक्रण में जैसे प्लास्टिक वगैरह है और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। प्लास्टिक है, कागज़ है, कांच है, तो इन सब का पुनर्चक्रण हो सकता है और कुछ चीज़ों को हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हमारा वर्तमान के प्रति और भविष्य के प्रति भी एक कर्तव्य है। तो बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। एक हम उन वस्तुओं को देंगे जिनको हम जानते हैं। बच्चों ने कहा कि हम सतर्क रहेंगे, कागज़ व्यर्थ न हो। तो आप लोग भी अपने कॉपी के पन्नों को या कोई भी कागज़ को बर्बाद न करें। बहुत से बच्चे नाव बना देते हैं, हवाई जहाज़ बना देते हैं, तो उनको बर्बाद नहीं करना है। और घर में जो बिजली है उसका अनुचित उपयोग नहीं होना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग होना चाहिए। कमरे में कोई ना हो तो पंखे, बिजली वगैरह बंद कर देने चाहिए। और पानी भी जो है वो बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की एक एक बूंद मूल्यवान है। तो बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। वास्तव में यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से प्रयास करे तो बहुत अंतर आ सकता है, बहुत विकास हो सकता है, बहुत संरक्षण हो सकता है। तो आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो पेड़ पौधों की, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अतः सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हों, यानी सबके विकास के लिए हों। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। कोई भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है, तो उनको हमने सुरक्षित रखना है। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनको हमने नुकसान नहीं करना है। तो ये प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? पृथ्वी पर भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौगोलिक कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है।
मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मनुष्य अपने ज्ञान तथा कौशल से भौतिक पदार्थों को उपयोगी मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है, इसीलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास क्या है? प्राकृतिक संसाधनों, पृथ्वी की जीवन शक्ति व विविधता का संरक्षण करते हुए भविष्य हेतु उनके उपयोग में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। फिर देखिए सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो इसका आंसर है मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? क्या है? कैंसर उपचार की औषधियाँ। कैंसर उपचार की औषधियाँ। कथन पूरा कीजिए। ये 3 ऑप्शन है। जैव संसाधन, जैव संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। अब निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य और वास्तविक। तो आप लोगों ने वो पाठ को पढ़ा था। संभाव्य जो है संभावित होते हैं जिनके हम इस समय उपयोग नहीं कर रहे हैं, और वास्तविक जो इस समय हम उपयोग कर रहे हैं। सर्वव्यापक जो कि सब जगह पाया जाता है, और स्थानिक संसाधन जो कि किसी स्थान विशेष पर पाया जाता है। आप इसमें विस्तार से भी लिख सकते हैं इसको। फिर क्रियाकलाप पे देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। तो क्या है? रहीमन पानी राखिए। रहीम जी कहते हैं कि पानी बिना पानी के साथ क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, यानी कि सब जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। पानी गए न उबरे, यदि पानी न मिलेगा तो क्या होगा? जो मोती है उसका पानी क्या है? उसकी चमक है। मानुष का पानी क्या है? उसकी शर्म है। और चून यानी कि चूना, चूने में यदि पानी नहीं होगा तो उसका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। तो ये संसाधन उन्होंने पानी की ओर इशारा किया है। इसे आपने 100 शब्दों में लिखना है।